हेलो जैन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। वापस से हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर के, और आज का अपना जो सेशन होने वाला वो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये इसका पार्ट 3 होगा, ठीक है। और इसी के साथ अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, जो अगेन 1 2 3 क्लास में डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और रिकॉल कर लेते हैं कि आज की क्लास का अपने टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो की टेकवे में आप देख सकते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। एक तो पढ़ना है आपको जर्नी ऑफ स्पर्म, यानी जो स्पर्म की यात्रा होती है वो कैसे चलती है। एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें आपने 3 नाम पढ़ रखे होंगे, वो आपको याद भी कराए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस पढ़ना याद रखेंगे, इसके हम मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दोनों स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सीमन, और सीमन से जुड़ा एक टॉपिक है जिसका नाम है एजैकुलेशन, हिंदी में आप इसे स्खलन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे मेल सेक्स एक्ट को लेकर के, जिसमें जो मेन टॉपिक होने वाला वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। सिंपल कहें तो स्खलन संबंधी जो बीमारियां है ना। नेक्स्ट बात करेंगे मेल हार्मोनल कंट्रोल, यानी जो पुरुषों के हार्मोनल होते हैं उनकी मैकेनिज्म को समझेंगे, और एंड में हम लोग इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर क्लास की बात पहले 1 2 स्लाइडें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अपनी पुरानी बातें। इस क्लास में आप सामने देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर बना स्पर्म का। स्पर्म के स्ट्रक्चर में मेन 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे ऊपर की तरफ होता है आप उसको एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्रोसोम, है ना। और आप इसे हिंदी में अग्रपिंडक बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा भैया इसका पूरा हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड। और इस हेड में जो ये वाला हिस्सा है वो स्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 होती है। आप इसे हेप्लॉइड या एन की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो आप यहां से यहां तक की देख पा रही है, इसका मिड पीस है या मिडिल भाग है। और कई किसी किसी डायग्राम में ये वाला हिस्सा नेक लिखा रहता है, जैसे कि इसमें भी मेंशन है, ठीक है। मिडिल बेस में जो ज्यादातर हिस्सा रहता है वो किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते होंगे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है स्पर्म के यात्रा करने में, स्पर्म के मोटाइल होने में मेन रोल किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। और उसके बाद ये पूंछ जैसा हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको टेल बोलते हैं। और टेल ही एक्चुअल में स्पर्म को सीमेन में ऐसे हिला डुला करके यात्रा करने में या मोटाइल होने में मदद करती है, ठीक है। इसके हालांकि पूरे हिस्से दे रखे हैं, और इनको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये सब चीजें रिकॉल करा रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्नी ऑफ स्पर्म को लेकर के, जो कि आप डायग्राम वाइज देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां से समझेंगे डायग्राम नंबर 1 से। यहां से तो ये अंदर जो आपको ट्यूब्यूल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आपको इनको खांचे याद होंगे। इनको लोब्यूल्स या लोब्यूल्स कहते थे। और इनके जो नंबर होते हैं इन खांचों के लगभग 250 होते हैं, 200 250 कह सकते हो। और इनमें जो कुंडलित नलिकाएं पड़ी रहती हैं उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें जो ब्लैक जैसा एक डॉट ऐसे दिखाया गया है, ये वाला डॉट ही एक्चुअल में स्पर्म है। एक स्पर्म को दिखाया गया ताकि आप चीजों को आसानी से डील कर पाए। अब ध्यान से अगर आप देखें, जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके इन जालक में पहुंचेगा, जिसका नाम है रीड टेस्टिस, या हिंदी में वृषण जालक बोलते हैं, ठीक है। और इस वृषण जालक से होता हुआ फिर वो एक नलिका में पहुंचेगा जिसका नाम है वासा इफ्रेंसिया। सिंपल कहे तो ये वासा डिफरेंस का ही भाग होता है, बस इसका नाम यहाँ पे क्या लिखा जाता है? वासा इफ्रेंसिया, है ना। अब अगले पॉइंट में समझते हैं कि अब ये कहां पहुंचेगा, है ना। अब बस इन तीनों को समझना है आपको, है ना। अब नीचे समझो ध्यान से। अभी तुम्हारा जो स्पर्म वो कहां पर है? वासा इफ्रेंसिया में प्रेजेंट है। और अब ये यहां से मूव करेगा, कहां मूव करेगा? इस वाले हिस्से में। और ये वाला हिस्सा आपको याद होगा एपिडिडाइमिस होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? एपिडिडाइमिस, है ना। हिंदी में आप इसे अधिवृषण कह देते हैं। हालांकि इनके मेन जो पॉइंट है वो नीचे भी लिखे हुए हैं, और ये पीछे भी आपको बताया गया था, ठीक। पिछला जो पार्ट 4 था। फिर ये रेड टेस्टिस और एपिडिडाइमिस से होता हुआ अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकेगा, और जिस नलिका में खिसकेगा उस नलिका का नाम है वासा डिफरेंस, या वायस डिफरेंस भी कह देते हैं। आप इसी को हिंदी में शुक्रवाहिनी या शुक्र नलिका भी बोल देते हो, ठीक है। अब कहां पर स्पर्म जाएगा तो अगले स्लाइड पर देखते हैं। अगले स्लाइड पर अब यहां ध्यान से देखेंगे तो अब अभी अपना जो स्पर्म है वो वासा डिफरेंस नलिका में एंटर कर चुका है। ये आपकी नलिका वासा डिफरेंस है, और यहां से होता हुआ वो अब यहाँ पहुंचने वाला है ना। तो अगले डायग्राम में देखेंगे अब जो है वो यहां से आकर के यहाँ पहुंचने वाला है। और ये एक्चुअल में जो बड़ा सा हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसको यूरिनरी ब्लॉडर बोल देते हैं, ब्लैडर सॉरी, हिंदी में मूत्राशय कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मूत्राशय, यानी जिसमें यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। और इस हिस्से में नहीं पहुंचता, ये याद रखना कि जो स्पर्म है वो यूरिन ब्लैडर में पहुंचता है ना। यूरिन ब्लैडर के पास एक संरचना है, वहां पहुंचता है। समझते हैं इस नलिका को क्या बोलते हैं? इस नलिका का भैया नाम है सेमिनल वेसिकल। इस नलिका का नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल। मतलब ये वासा डिफरेंसा से होते हुए एक नलिका जो किसके पास होती है, या कह किसके पृष्ठ पर स्थित होती है? यूरिनरी ब्लैडर के पृष्ठ पर।
और इसका नाम क्या होता है? सेमिनल वेसिकल। कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करते हैं अगली स्लाइड को लेकर के। अब यहां से नीचे एरो लगा हुआ है, आप देख पाएंगे। अब अपना जो स्पर्म है वो वेसिकल सेमिनल वेसिकल में पहुंच चुका है, यहां पर है ना। अब ये यहां से पहुंचेगा इजैकुलेटरी डक्ट में। कहां पहुंचेगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। और फिर यहां से कहां से होता हुआ? प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ और पेनिस के थ्रू रिलीज कर दिया जाएगा। अगले डायग्राम में आप देखेंगे कि ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये छोटी सी नलिका, और ये लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इस डक्ट से होता हुआ ये देखो, ये देखो ब्लैक कलर का आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला हिस्सा ये स्पर्म है, और ये पेनिस के थ्रू बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। और इस वाले पाइप का जो भैया नाम है वो आप सभी जानते हैं, यूरेथ्रा होता है। और बात करते हैं अगर पुरुषों के पेनिस को लेकर के, तो इसमें एक ही छिद्र होता है, या कह ले एक ही होल होता है, जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर निकलता है और स्पर्म भी बाहर निकलता है। तो अगले वाले पॉइंट में देखो साफ साफ लिखा है, और ये ब्लैक एंड आउट इमेज है इसलिए क्योंकि अब ये स्पर्म कहाँ जा रहा है इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। तो लिखा है इट ट्रेवल्स फर्दर अलोंग द यूरेथ्रा एंड एग्जिट फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस इन द पेनिस, है ना। तो ये वाला हिंदी वाला, ये वाला जो छिद्र होता है उसका नाम होता है भैया यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रल मीटस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब जर्नी ऑफ स्पर्म को लेकर के, है ना। तो इसकी यात्रा को ध्यान से समझेंगे तो इसमें 3 पार्ट हैं। एक तो सेमिनल वेसिकल, हिंदी में इसे शुक्राशय कह देते हैं, और अगली 2 ग्रंथियां, ये हालांकि तीनों ही ग्रंथियां हैं। अगला नाम है प्रोस्टेट और अगला नाम है काउपर्स, ठीक है ना। तो एक एक करके समझ लेते हैं। तो सेमिनल वेसिकल एक्चुअल क्या होता है? सेमिनल वेसिकल जो होता है वो सीमेन का लगभग 60 to 70% भाग बनाता है। ये सीमेन का कितना हिस्सा बनाता है? 60 से 70%। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्लैडर, यानी ये जो प्रेजेंट कहां पर होगा, तुमसे पूछा जाए कहां प्रेजेंट होता है, तो बेस ऑफ ब्लैडर मतलब मूत्राशय के आधार पर प्रेजेंट होता है। एल्कलाइन सिक्रेशन मतलब ये क्षारीय स्राव स्रावित करता है। टू न्यूट्रलाइज मेल एंड फीमेल ट्रैक्ट्स मतलब इसका काम क्या होता है, इस वाले एल्कलाइन सिक्रेशन का ये न्यूट्रल करेगा किसके पथ को? मेल और फीमेल ट्रैक्ट को। याद रखना जनन ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ट्रैक्ट का मतलब होता है पथ, इस ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है पथ। पथ बोले तो रास्ता, मतलब जो सेमिनल वेसिकल से एल्कलाइन सिक्रेशन निकलता है वो मेल और फीमेल के जो जनन पथ होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। बात क्लियर होगी? मतलब वो अम्लीय है तो क्षारी बना देगा, और क्षारी है तो अम्लीय बना देगा, है ना। कुल मिला के न्यूट्रल करेगा, उदासीन बना देगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रेशन कंट्रीब्यूट कितने परसेंट? 60%। मतलब सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रेशन निकलता है, स्राव निकलता है, वो सीमेन में कितने परसेंट की हिस्सेदारी करता है? 60%। अब बचा जो 40% है वो इन दोनों में डिवाइड होने वाला है। तो अगला नाम होने वाला भी है प्रोस्टेट। याद रखेंगे ग्लैंड का नाम है, ठीक है। प्रोस्टेट क्या करती है? सिंगल ग्लैंड सराउंडिंग द यूरेथ्रा, मतलब ये एक सिंगल ग्लैंड होती है जो कि 2 छोटे छोटे बीज के आकार में बटी रहती है। और ये देखो यहाँ पे लगी हुई है, जो आप येलो कलर का एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं, एक ये, इन्हीं का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये एक्चुअल में पेनिस के दोनों साइड कह लो या फिर यूरेथ्रा के दोनों साइड होते हैं, ठीक है। सिंगल ग्लैंड सराउंडिंग द यूरेथ्रा, और ये कंस्टिट्यूट 20 to 25% ऑफ सीमेन, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूट होता है, ये कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अपना समझ लेना, ये कंट्रीब्यूट कितना करता है? 20 से 25%। तो 60 से 70 ऑलरेडी हो चुका था, 20 से 25 मतलब बहुत ज्यादा, ये 5% का योगदान करने वाला है ना। तो जो काउपर ग्लैंड है वो सीमेन के बनाने में केवल कितने परसेंट योगदान करता है? 5%। एक्चुअल में जो काउपर ग्लैंड है वो प्रीकम का स्रावण करती है, ठीक है ना। यानी स्पर्म के निकलने या सीमेन निकलने से पहले जो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है उसको प्रीकम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिस एंड एक्टिवेट्स स्पर्म टू स्विम, मतलब जो प्रोस्टेट है वो नर्सिस बोले तो इनको पोषण देना, पालन पोषण देना, एंड एक्टिवेट्स मतलब उनको एनर्जी देना या कह सक्रिय करना, स्पर्म टू स्विम और उनको तैरने में मदद करता है। सीक्रेट्स अ मिल्की मतलब ये दूधिया थोड़ा सा पदार्थ निकालेगा। स्लाइटी एसिडिक फ्लूइड मतलब थोड़ा सा अम्लीय निकालता है, और इसका पीएच होता है 6.5। अब सभी जानते हो अगर पीएच की वैल्यू 7 से नीचे तो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्षार प्रोस्टेट निकालता है वो हल्का अम्लीय होता है, मिल्की मतलब दूध जैसा होता है, और स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है मतलब हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर ग्लैंड की। इसका एक और भी नाम याद रखना सभी को, बल्बो यूरिथ्रल। काउपर का एक सेकंड भी नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, प्रेजेंट ऑन इधर साइड ऑफ यूरेथ्रा एल्कलाइन सिक्रेशन, मतलब ये जो एल्कलाइन के दोनों साइड स्थित होती है, ये पॉइंट याद रखना। एल्कलाइन सिक्रेशन मतलब इससे जो स्राव निकलेगा वो हल्का क्षारीय होता है। सीक्रेट्स
म्यूकस लुब्रिकेंट्स ग्लांस पेनिस, मतलब इसका जो सिक्रेशन वो काहे में मदद करता है, पेनिस के लुब्रिकेट करने में, हिंदी में कहे तो स्नेहक चिपचिपा बनाने में। बात क्लियर समझ में आई? तो बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर के। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस और याद रखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजिकल संरचना है, ठीक है, कारकी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसकी संरचना में तुम ध्यान से तो केवल 3 हिस्से हैं। फर्स्ट इज रूट, सेकंड इज बॉडी, तीसरा ग्लांस पेनिस, है ना। तो पेनिस की मॉर्फोलॉजिकल संरचना में आपको 3 नाम याद रखने हैं, रूट, बॉडी एंड ग्लांस। तो साफ साफ देखो लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। रीजन्स वर्ड का मतलब होता है क्षेत्र, आप इसे जोन समझ सकते हो, है ना। यानी जो ह्यूमन पेनिस है और ये एक्चुअल में कैसा अंग है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब मैथुन अंग कह सकते हैं, मैथुनांग हिंदी में कहते हैं, मैथुन अंग कह सकते हो आप। वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, रूट, बॉडी एंड ग्लांस, है ना। तो समझते हैं एक एक पॉइंट। तो जो पेनिस है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसा ऑर्गन है भैया, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, हिंदी में भी हम मैथुनांग बोल देते हैं, है ना। यानी ये मैथुन की क्रिया में भाग लेता है। हमेशा याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन में जो पेनिस है वो मेन ऑर्गन नहीं है, मेन ऑर्गन जो भैया वो है टेस्टिस है। मेन ऑर्गन कौन है, टेस्टिस, ये बात याद रखनी, हिंदी में वृषण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्ट्स यूरिन टू द एक्सटीरियर, मतलब जो मूत्र है या पेशाब जिसको कहते हैं वो बाहर की तरफ छोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट एक इसका और भी है, इंट्रोड्यूसेस सीमेन इनटू वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये सीमेन को कहां इंटर कराता है, वजाइना में। बात क्लियर होगी सभी को, क्योंकि ये मैथुनांग है, समझ में आया ना। तो एक्चुअल में जो पेनिस उसके 2 काम है, एक तो यूरिन को एक्सटीरियर करना, मतलब यूरिन को बाहर निकालना, और जो सीमेन है उसको वजाइना में प्रवेश कराना, किसके थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, है ना। और ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, रूट, बॉडी एंड ग्लांस, है ना। इनके बारे में पढ़ भी सकते हो। फिक्स्ड पोर्शन दैट अटैच द पेनिस टू द बॉडी वॉल, मतलब ये वाला जो रूट वाला हिस्सा है ये बॉडी से अटैच रहता है और ये फिक्स रहता है। बॉडी की बात करें तो ट्यूबुलर मोबल पोर्शन ऑफ द ऑर्गन, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो बेलनाकार होता है, नलिकाकार होता है। मोबल पोर्शन मतलब अपनी जगह को चेंज भी कर सकता है, घट बढ़ सकता है। और एक्सपेंडेड डिस्टल एंड, यानी जो ग्लांस पेनिस वाला हिस्सा है, यहाँ की जो त्वचा होती है वो आगे पीछे खिसक सकती है, इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपैंड मतलब होता है घट बढ़ जाना, है ना, फैल जाना, ये कह सकते हो आप। अब ध्यान से देखो तो इसकी एनाटॉमी संरचना ये है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, और याद नहीं एनाटॉमी संरचना है। तो इसमें पढ़ते हैं भैया, द बॉडी ऑफ द पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यू। मासेस वर्ड का मतलब यहाँ पर है उसके वजन से, मतलब या सिंपल ये कह ले, जो पेनिस का मास है वो किसके थ्रू आता है, तो 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यू की वजह से, किसकी वजह से, तो कार्पोरा केवर्नोसा, और याद रखना इसकी 2 परतें होती हैं, और कार्पोरा स्पॉन्जिशियम ये इसकी 1 परत होती है ना। तो ये टोटल 3 परतें होती हैं, तो जिसमें कार्पोरा केवर्नोसा जो होता है उसमें 2 परतें होती हैं, और कार्पोरा स्पॉन्जिशियम जो होता है उसमें 1 परत होती है। तो टोटल जो पेनिस का मास या पेनिस का जो वजन आता है या भारीपन आता है वो किसकी वजह से आता है, कार्पोरा केवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जियसम। स्पॉन्जियसम जो है वो सिंगल लेयर होता है और जो केवर्नोसा वो डबल लेयर होता है, ये याद रखना, ठीक है। ईच मास इज सराउंडेड बाय फिब्रस टिश्यू। फिब्रस टिश्यू का मतलब होता है रेशेदार ऊतक, कार्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इस फिब्रस टिश्यू का एक नाम होता है बायोलॉजिकल ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये याद रखना है। तो पेनिस में जो फिब्रस टिश्यू पाए जाते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब जो एल्बुजिनिया है वो 3 काम में मदद करता है, कौन कौन से, इट हेल्प्स टू ट्रैप द ब्लड इन कार्पोरा केवर्नोसा, मतलब ये वाली जो परत है वो ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, किसमें, कार्पोरा केवर्नोसा में। ये है क्या, ये एक्चुअल में मासेस है, मासेस टिश्यू है, जिसकी 2 परतें हैं और कार्पोरा स्पॉन्जिशियम की 1 परत है। टोटल कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। प्रोटेक्ट्स इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब ये जो स्खलन वाले ऊतक हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करता है, कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। प्रमोट्स पेनाइल रिजिडिटी, मतलब ये प्रमोट करता है, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, किस चीज को बढ़ावा देना, पेनाइल वर्ड का मतलब यहाँ पर पेनिस से है। रिजिडिटी वर्ड का मतलब होता है दृढ़ता, और दृढ़ता वर्ड का मतलब होता है मजबूती, मतलब ये मजबूती प्रदान करता है किसको, पेनाइल को। पेनाइल बोले तो फिसन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे पेनिस के नाम से जानते हैं, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, अभी आपको पीछे पढ़ाया गया था मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेन को लेकर के। सीमेन हालांकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, सीमेन की आपको संरचना यहाँ पर दिखाई जा रही है, इसके पूरा कैरेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं आप। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिल करके क्या बनाते हैं, सीमेन। तो अगर तुमसे पूछा जाए सीमेन क्या है, तो सीमेन में एक्चुअल में 2 चीजें होती हैं। तो हमारी जो जनन ग्रंथियां हैं वो सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करती हैं, और उसी में कौन आ जाता है, स्पर्म। ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, सीमेन, है ना। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं इसको सीमेन कहते हैं।
और इस सीमेन में भैया दो चीजें हैं। इस सीमेन में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। एक तो सेमिनल प्लाज्मा और दूसरा स्पर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसमें कितने स्पर्म, वो चीज नंबर आप देख पाएंगे। इट इज अल्कलाइन इन नेचर, मतलब ये प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है। और क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच है वो लगभग 7.4 होता है। और तुम्हें याद होगा ब्लड का भी पीएच यही होता है, ठीक है ना। तो ये एल्कलाइन क्यों है? क्योंकि इसका पीएच 7.4 है। ये डेटा याद रखना सभी को। अब बात करते हैं सीमेन एजाकुलेशन को लेकर के। तो 2.5 से 5 ml ऑफ सीमेन विद 80 to 120 मिलियन स्पर्म पर ml, मतलब जो 2.5 से 5 ml स्पर्म होगा उसके पर 1 ml में, अगर तुमसे पूछे 1 ml में स्पर्म के नंबर क्या होंगे, तो 1 ml में 80 to 120 मिलियन, 80 से 120 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। आप काउंट कर सकते हैं कितने ज्यादा, यानी 1 ml में लगभग जो स्पर्म के नंबर हैं वो 80 से 120 मिलियन है पर ml इज इजेक्टेड फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन, मतलब एक बार कोपुलेटरी एक्शन के दौरान लगभग 2.5 से 5 ml जो सीमेन होता है वो रिलीज होता है बॉडी से, और हर 1 ml में 80 से 120 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। अब इस हिसाब से आइडिया लगा लो कि 2.5 से 5 ml में तो बहुत सारे स्पर्म हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इट हैज अ स्लाइटली अल्कलाइन, जिसका पीएच लगभग औसत दे रखा है 7.2 से 7.7, जो कि आपको ये याद रखना 7.4। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेटिक सिक्रेशन गिव्स सीमेन आ मिल्की अपीयरेंस। आपने पीछे पढ़ा भी था, जो प्रोस्टेट ग्लैंड था वो सीमेन का कौन सा हिस्सा कैसे निकाल रही थी, तो आपको याद होगा मिल्की वर्ड पीछे लगाया था, दूधिया। फ्लूइड्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स गिव इट अ स्टिकी कंसिस्टेंसी, मतलब चिपचिपा बनाने में मदद करता है कौन? बल्बोयूथेरल कह लो या फिर काउपर ग्लैंड भी आप कह सकते हैं। वंस इजैकुलेटेड, मतलब एक बार स्खलन के दौरान, लिक्विड सीमेन कोगुलेट्स विद इन 5 मिनट्स, मतलब जो सीमेन है लिक्विड वो 5 मिनट में जम जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, किसके वजह से? प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन, मतलब स्कंदन करने वाली प्रोटीनों की वजह से जो सीमेन है वो विद इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के भीतर ही क्लॉट कर जाता है, हिंदी में कहे तो जम जाता है। फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, किसकी वजह से? सेमिनल वेसिकल की वजह से, है ना। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, अब सीमेन के कुछ कंपोजिशन आप देख पाएंगे जिसमें कंपोनेंट क्या दे रखे, मतलब सीमेन में क्या क्या पाया जाता है, फिर उसके फंक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके सोर्स पढ़ेंगे, मतलब वो चीज वहां कहां से आई। तो समझते हैं एक एक पॉइंट। तो कंपोनेंट पहले आप देख लीजिए। तो इस सीमेन में क्या पाया जाता है? स्पर्म। स्पर्म का काम क्या होता है? एज ए गैमेट काम करना। गैमेट का हिंदी में कहते हैं युग्मक, और तुम्हें याद होगा फर्टिलाइजेशन में युग्मक ही कार्य करता है। और इसका जो सोर्स होगा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, शुक्रवाहिनी नलिका कह सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड है म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में कहते हैं श्लेष्म या कह लो चिपचिपा पदार्थ। ये चिपचिपा पदार्थ काहे का काम करेगा? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट को हिंदी में स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक। एक्चुअल में इसका काम होता है जनन पथ को चिकना बनाना। इसका काम होता है जनन पथ को चिकना बनाना। और एक्चुअल में इस लुब्रिकेंट के लिए कौन सी ग्लैंड काम करती है तुमसे पूछे तो काउपर। कौन सी ग्लैंड? काउपर, जिसे आप बल्बोयूरेथ्रल के नाम से जानते हो। और तुम्हें याद होगा उस सीमेन में उसका योगदान कितना था? 5%, आपको पीछे बताया गया था। और इसका सोर्स क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल का ही दूसरा नाम क्या है? काउपर। यही चीज तो आपको पहले बताई हमने। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वाटर की। वाटर क्या करता है? प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम, मतलब सीमेन में जो वाटर है उसका काम क्या होता है? तो प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम, मतलब वो द्रव माध्यम प्रदान करता है। और इसका सोर्स क्या है? ऑल एसेसरी ग्लैंड्स, मतलब ये तीन होती हैं, वही अपने पीछे पड़ी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर। ये यानी तीनों मिलकर के थोड़ा बहुत वाटर भी रिलीज करती हैं। और ये काम क्या करता है? लिक्विड मीडियम बनाता है किसका? सीमेन का। नेक्स्ट बात करते हैं बफर्स। बफर्स वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रलाइज एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको क्या करना? न्यूट्रलाइज करना, उदासीन करना। और इसका सोर्स क्या है? तीनों ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक पदार्थ। ये क्या काम करते हैं? नरिश स्पर्म। इसका मतलब होता है स्पर्म को पोषण देना, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सीमेन के वो स्पर्म को पोषण देंगे। अब ये आएंगे कहां से? तो सेमिनल वेसिकल से आएंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड से आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम, यानी सीमेन में जो एंजाइम होंगे वो क्लॉट सीमेन इन वजाइना, मतलब वो वजाइना के भीतर सीमेन को क्या कहेंगे? जमा देंगे, है ना, टाइट कर देंगे, ये कह सकते हो। देन लिक्विफाई द डॉट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सोर्स क्या होगा? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक, यानी सीमेन में जिंक जो पाया जाता है उसका काम क्या है? तो पहले फंक्शन पढ़ लो। पॉसिबल एसोसिएशन विद फर्टिलिटी, मतलब ये निषेचन में काम करेगा। और इसका सोर्स क्या है भैया? अननोन है, मतलब जो सीमेन में जिंक प्रेजेंट होता है उसका सोर्स अभी तक ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिस, याद रखेंगे प्रोटीन है।
और इसका फंक्शन देखो, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है संकुचन, मसल मतलब होता है मांसपेशियां, और स्मूथ मतलब होता है चिकना, मतलब ये मांसपेशियों को चिकना और संकुचित करता है, चिकने और संकुचित करने का कार्य करता है। और इसका सोर्स क्या है? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो कि यूरिन ब्लाडर के आधार पर स्थित होती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेन के बारे में, और तो इसमें 3 पॉइंट देखने होते हैं आपको कौन कौन से? एक तो आप सबसे पहले इजैकुलेशन देख लो। इजैकुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सीमेन का रिलीज होना। तो रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम द यूरेथ्रा ऑफ द एक्सटीरियर, मतलब यूरेथ्रा के द्वारा बाहर रिलीज होना किसका? सीमेन का। क्या कहलाता है? इजैकुलेशन। अब इसमें होता क्या है? सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेटेड बाय लुम्बर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड बोले तो रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इमिशन को लेकर के। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जित करना। डिस्चार्ज ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीमेन बिफोर इजैकुलेशन। इमिशन वर्ड का मतलब होता है, ये कह लो कि कॉपुलेटरी क्रिया के दौरान सीमेन निकलने से पहले जो हल्का सा लुब्रिकेंट बाहर निकलता है उसी को कहते हैं इमिशन। मतलब डिस्चार्ज ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम मतलब एकदम छोटी मात्रा ऑफ सीमेन बिफोर इजैकुलेशन में आल्सो अकर ड्यूरिंग स्लीप, नॉक्टर्नल इमिशन। आप इसी को हिंदी में स्वप्न दोष कहते हो। क्या बोलते हो इसको? स्वप्न दोष, है ना। इसी से बीमारी आपने शायद सुन भी रखी होगी, खूब आपको लिखा मिलता है धात धात करके, है ना। इस वर्ड में मतलब क्या होता है? जो सीमेन होता है बिना कॉपुलेटरी एक्शन के ही रिलीज हो जाता है, और इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? इमिशन, है ना। और इसी को आप बोलते हो नॉक्टर्नल इमिशन, या हिंदी में बोले तो स्वप्न दोष, रात्रि दोष भी कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड सिक्रेशन को लेकर के। इसके फंक्शन देख लेते हैं। क्या क्या काम करेगा? एक्टिवेट्स स्पर्मेटोजोवा, मतलब जो स्पर्म का स्पर्मेटोजोवा हिस्सा रहता है उसको एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब उनको जो स्पर्मेटोजोवा है उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा। प्रोपल्स स्पर्मेटोजोवा एंड फ्लूइड्स अलोंग द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। मतलब जो स्पर्मेटोजोवा और फ्लूइड है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अलग रहते हैं, ये कह सकते हो आप। प्रोवाइड्स अ बफर दैट कॉन्ट्रैक्ट द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रल एंड वजाइनल इन्वायरमेंट्स, मतलब जो बफर सोल्यूशन है वो काम क्या करेगा? वजाइनल इन्वायरमेंट प्रदान करेगा, है ना। वरना इस वजाइना के भीतर इन कोशिकाओं को अननोन समझ करके मार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेमिनल प्लाज्मा को लेकर के। फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सीमेन, ये सीमिनल प्लाज्मा कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है? कॉन्टेन्स मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम एसेसरी ग्लैंड्स, और याद रखेंगे टोटल 3 है ना। ये तीनों नाम पीछे आपको लिखाए गए थे, तो याद रखना है इनको। नेक्स्ट बात करते हैं मेल सेक्स एक्ट को लेकर के, है ना। पॉइंट वाइज, नंबर 1, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रस ऑफ ब्लड इनटू साइनसस। साइनसस वर्ड का मतलब होता है ये कोशिकाएं हैं जो पेनिस के ऊपर है, ये कह सकते हो आप। नेक्स्ट है पेनिस बिकम्स स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है टाइटपन, या हिंदी में कह ले तो कड़ापन, है ना। ये कड़ापन किसकी वजह से आता है? हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से। हाइड्रोलिक प्रेशर ये याद रखना है। तो पेनिस में जो कड़ापन आता है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर। अगला पॉइंट है कॉपुलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आप कह सकते हो मैथुन। क्या बोलते हो? मैथुन। कई तो एक तो नाम है, शुद्ध भाषा में बोले जिसको आप समझ सकते हो सेक्स कह सकते हो। ठीक है, तो पेनिस डिस्चार्ज द स्पर्म इनटू द वजाइना बाय वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब जो स्पर्म है जब वजाइना के अंदर प्रवेश करता है तो ऊपर चढ़ने में कौन सी मैकेनिज्म होती है? वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब तरंगे जैसी उठती हैं, और उन्हीं के थ्रू जो स्पर्म है वो उस पथ में चलता जाता है। ये हमेशा याद रखना, अगर ये पूछा जाए आपसे कि स्पर्म वजाइना में कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू चलता है तो हमेशा याद रखना वेव लाइक कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एट द पीक ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन ऑर्गेज्म अकर, मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन के पीक को ही क्या बोल देते हैं? ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म को हिंदी में बोले तो क्या कह सकते हैं यार? चरम सुख कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब्सिटेंस ऑफ इरेक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को? एट्रियोल्स इन द पेनिस कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड फ्लो टू द पेनिस रिड्यूस, मतलब जब इरेक्शन हो जाएगा मतलब इजैकुलेट हो जाएगा तो ब्लड जो फ्लो होगा वो पेनिस में घट जाएगा। घटने का मतलब होता है रिड्यूस। व्हिच सबसाइड्स द इरेक्शन, है ना। यानी जो ब्लड है आफ्टर इजैकुलेशन उसकी वैल्यू पेनिस में घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपको याद होगा, डिड यू नो लिखा हुआ है। 200 to 3 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज इन वन इजैकुलेट
वन इजैकुलेशन मतलब एक बार स्खलन के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं पुरुष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेल सेक्स एक्ट को लेकर के कुछ बीमारियां टाइप दे रखी है। कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जो ये कह सकते हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है नपुंसकता कह लो आप। ठीक है, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ भी आल्सो कॉल्ड इम्पोर्टेंस, आल्सो कॉल्ड इम्पोर्टेंस इस वर्ड का मतलब होता है नपुंसकता, यानी जो आप सामने हेडिंग देख सकते हैं उसको नपुंसकता के नाम से जानते हैं, है ना, यानी ये कॉपुलेटरी एक्शन में भाग नहीं ले सकता ऐसा पुरुष। ठीक है, इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन सक्सेसफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल, है ना, अगर वो नपुंसक है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता, है ना। तो इसके दो कंडीशन आपको दिखाई गई हैं। तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं फ्लैसिड या कह ले ढीलापन कह सकते हो। ठीक है, और ये इरेक्ट कंडीशन का है। ठीक है, मतलब ये बीमारी नहीं और ये बीमारी की कंडीशन है। अब इसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण हो सकता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब आप दिमागी संतुलन से ठीक नहीं है। नर्वस सिस्टम फैक्टर, मतलब आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो बहुत हाइपर है या कह लें बहुत तेजी से उत्तेजित हो रही है। देन आप जो इंटरकोर्स है उस मैकेनिज्म में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हार्मोनल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है और ब्लड वेसल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ब्लड वेसल फैक्टर इसलिए जिम्मेदार हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं में तो ब्लड बहता है, ब्लड के द्वारा ही तो स्टिफ आता है ना। पेनिस में जो स्टिफ आता है हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू, वो भैया आता है किसकी वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ता है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन मेल, है ना। तो ध्यान से समझेंगे, डायग्राम टाइप बना हुआ एकदम सीरीज से। हाइपोथैलेमस इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच, मतलब जो हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन में पाया जाती है, ग्लैंड आपने पढ़ रखी होगी पिट्यूटरी करके, है ना, उसी का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंक्रीज सिक्रेशन किसका, जीएनआरएच। जीएनआरएच का पूरा नाम आप देख पाएंगे, यहां भी लिखा हुआ है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो याद रखना जीएनआरएच का शॉर्टकट होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। अब ये करेगा क्या, स्टिमुलेट इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब ये उद्दीपित करेगा किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि को, क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, अग्र और पश्च पिट्यूटरी। जो इंटीरियर पिट्यूटरी होगी वो ग्लैंड इंक्रीजेज करेगी द प्रोडक्शन ऑफ आईसीएसएच एंड एफएसएच। आईसीएसएच का एक और भी नाम है एलएच, है ना। एलएच का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब होगा क्या, जो हाइपोथैलेमस है वो किसके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जीएनआरएच के सिक्रेशन को। जीएनआरएच क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र हिस्से को एक्टिवेट कर देगा और ये अग्र हिस्सा जब एक्टिवेट करेगा तो दो हार्मोन निकालने लगेगा, एक तो आईसीएसएच और दूसरा एफएसएच। आईसीएसएच का पूरा नाम है इंटरसियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसका दूसरा वाला नाम याद है ना, ये ज्यादातर लिखा ही रहता है बुकों में, एलएच। इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसका जो सेकंड भाई है कहना दूसरा वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या शॉर्टकट में एफएसएच बोलते हैं। अब इसके एक्ट सुन लो, तो जो एलएच है वो कहां पर अपना कार्य करता है, लीडिंग सेल पर। कहां पर करता है, लीडिंग सेल पर। ये लीडिंग सेल बहुत काम की सेल है, याद रखना। और जो एफएसएच है वो किस पर काम करता है, सर्टोली सेल पर। आपने पढ़ रखा होगा जो लीडिंग सेल है वो पुरुषों में मेल हार्मोन को सिक्रेट करता है, सिक्रेट करती है, और जो सर्टोली सेल है वो स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। स्पर्म प्रोडक्शन जनरली बिगिंस एट टीनेज। इस टीन एज का वर्ड का मतलब है प्यूबर्टी से, या टीन एज से अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो आपको बता दें, जैसे आपने इंग्लिश में जब गिनतियां पढ़ते हैं 11, 12, 13, 14 ऐसे, तो 13 में जो लिखा है ना वो टीन, बस वही वर्ड है ये। तो 13 से लेकर के 19 तक, मतलब 13 से लेकर के 19 साल तक, इन्हीं में तो टीन टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद फिर टीन खत्म हो जाता है। तो टीन एज का मतलब होता है 13 से 19 साल। है ना, मेल इंटर्स प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के लिए आपको पीछे हमने बता ही दिया था, लगभग 13 से 16 साल, 13 से 16 साल, यानी पुरुषों में जो प्यूबर्टी वो थोड़ा लेट आती है। हालांकि जब महिलाओं की बात करेंगे, स्त्रियों की बात करेंगे तो 10 से 12 साल मेंशन किया जाएगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्टकट में जीएनआरएच कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लीडिंग सेल होगा वो काम क्या करेगा, वो एंड्रोजन को रिलीज करेगा। क्या करेगा, एंड्रोजन को रिलीज करेगा। और जो सर्टोली सेल होगा वो उसका फैक्टर बनेगा, मतलब कारक बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोजन के अलावा टेस्टोस्टेरोन, मतलब ये दोनों मेल हार्मोन है और ये काम क्या करेंगे, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ये शुक्र जनन को प्रमोट करेंगे। कौन, एंड्रोजन और
सर्टोली सेल मिल करके, ठीक है, इसके फैक्टर मिल करके। एंड्रोजन आर सेक्स हार्मोन्स, द मेजर सेक्स हार्मोन इन मेन इज टेस्टोस्टेरॉन। हमेशा याद रखेंगे, पुरुषों का जो मेजर सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। पुरुषों में जो भी 13 एज में चेंजेस आते हैं वो सब किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आते हैं। व्हिच इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन द टेस्टिस, मतलब ये प्रोड्यूस कहां से होता है? मेनली इन द टेस्टिस। टेस्टिस बोले तो वृषण। एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी मेल हार्मोन ही है, मेल सेक्स हार्मोन ही है, बट जो मेन सेक्स हार्मोन है उसका नाम टेस्टोस्टेरॉन है। और जो एंड्रोजन है वो प्रमोट करता है किस मैकेनिज्म को? स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन वर्ड का मतलब होता है शुक्र निर्माण। शुक्र वर्ड का मतलब होता है शुक्राणु से, है ना? तो शुक्राणु के निर्माण में कौन कौन भाग लेने वाला है? एक तो मेल हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन, और दूसरा सर्टोली सेल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करेंगे। तो अब यहाँ से अपनी क्लास की समरी शुरू होती है, जो कि आप क्लियर देख पाएंगे जो अभी अभी हमने पढ़ाया आपको, और छोटे से डायग्राम में जो भी चीज आपको बताई वो एक छोटे से नोट में आप देख सकते हो, और यहाँ से नोट्स बना भी सकते हैं, और उनकी थ्योरी भी लिखी हुई आप वहां से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी के साथ ये क्लास एंड होती है, और इसी के साथ पूरी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, और अगेन वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।